हेलो। चलिए। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। एक बार मुझे सब लोग बताएंगे, क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? एक बार हेलो जी। एक बार सब लोग बताएंगे, क्या मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही है? सब लोग बताएंगे मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को, और वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? चलिए, आज सुबह वाली क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, वहां पर वीडियो ही नहीं दिखाई दिया बच्चों को, लेकिन फिर भी वो क्लास हुई है ना, ज्योग्राफी वाली। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आराम से हो जाएगा एमटीएस कवर। ठीक है, तो चलिए, जय श्री महाकाल सभी साथियों को। जल्दी से क्लास के साथ में जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा को हम विधिवत रूप से शुरू कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे साथी हमसे जुड़ चुके हैं और हम लोग बात करने वाले हैं ना। हाँ हाँ, मुझे शायरी नहीं आती भाई। चलिए, मैं कुछ बेसिक सी बातों को आपको डिस्कस करना चाहूं था। कल लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, जरा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी बार हमने क्या पढ़ा था? तो भारतीय कर प्रणाली या इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में, जीएसटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मैं उसको कवर अप करता हूं और फिर आज की नई क्लास को शुरू करूंगा उसको समाप्त करने के बाद। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो आज की क्लास है आपकी, एक मिनट जरा, मैं कल की क्लास को एक बार थोड़ा सा दोहराऊंगा, उसके बाद को चीजों को मैं आगे सेंड कर देखूंगा। ठीक है, तो आइएगा, लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, हम्म देखिए, लास्ट टाइम मैं जीएसटी पर आ गया था मेरे ख्याल से, और जीएसटी में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी। अगर मैं चर्चा करूं तो यहां से हमने जीएसटी को शुरू किया था, और जीएसटी के बारे में मैंने बताया था वस्तु और सेवा कर है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, मल्टी लेवल टैक्स भी बोलते हैं, और इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ा चुका था मैं आपको। चलिए, मैं क्लास अपलोड करवा दूंगा अगर अपलोड नहीं हुई तो, है ना? डोंट वरी, क्लास अपलोड करवा दूंगा। इसको लागू कब किया गया? इंडिया में इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, और वर्ल्ड में इसको फ्रांस में सबसे पहले लागू किया गया था 1954 में। इसकी रिकमेंडेशन विजय केलकर कमिटीज के द्वारा दी गई थी। इंडिया में पहला स्टेट कौन सा था? तो असम था। दूसरा स्टेट आपका बिहार था, और आपका जो लास्ट स्टेट था आपका, उसका नाम क्या था? जम्मू कश्मीर था। वहीं पर संसद ने एक विधेयक या हम कहें बिल प्रस्तुत किया था, जिसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है आपका 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये जो बिल है आपका, ये सबसे पहले राज्यसभा में मेरे साथियों पेश किया गया था, और राज्यसभा से ये बिल पास भी हुआ। कब पास हुआ? तो राज्यसभा से ये 3 अगस्त 2016 को पास हुआ। ठीक है, और दूसरा, लोकसभा से इसे 8 अगस्त को पास किया गया, और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 को किए गए। उसके बाद में देश की संसद ने क्या किया? उसके बाद में देश की संसद ने 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई 2016 में, और फिर मेरे साथियों इसकी स्थापना की। इतनी बातें मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका था। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी का प्रारूप जो है, या इसकी जो ड्राफ्टिंग है, वो किसके द्वारा की गई, तो क्या जवाब दोगे? तो ध्यान रखिएगा, एक कमिटी है जिसका नाम है असीम दास गुप्ता कमिटी। तो क्या लिखेंगे? जीएसटी का जो प्रारूप है, ड्राफ्टिंग ऑफ जीएसटी मेरे साथियों, वो किसके द्वारा की गई? तो असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा की गई। मैं इस बात को भी यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो असीम दास गुप्ता समिति, असीम दास गुप्ता समिति बोलते हैं इसको। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं असीम दास गुप्ता कमिटी। क्या बोलते हैं? असीम दास गुप्ता कमिटी के नाम से आप इसे जानते हैं अंग्रेजी में। तो असीम दास गुप्ता कमिटी जो है, इसने क्या किया? जीएसटी का प्रारूप बनाया, या इसे हम हिंदी में कहते हैं जीएसटी का ड्राफ्ट बनाया। तो मैं इसमें लिखता हूं जीएसटी का ड्राफ्ट या जीएसटी का प्रारूप बनाया कि जीएसटी कैसा होगा।
ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि जीएसटी की ड्राफ्टिंग इसने की है। ठीक है, ड्राफ्टिंग ऑफ जीएसटी, ड्राफ्टिंग ऑफ जीएसटी। याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसका प्रारूप किसने बनाया? असीम दास गुप्ता कमिटी ने बनाया। अगर आपका मन नहीं मानता हो तो मैं लिख भी देता हूं, असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास, DASS, असीम दास गुप्ता कमिटी। ठीक है, असीम दास गुप्ता कमिटी के द्वारा क्या किया गया? तो जीएसटी का प्रारूप बनाया गया। जीएसटी का भैया क्या की गई? तो ड्राफ्टिंग की गई। ये बात आपको याद रखना है कि जीएसटी की ड्राफ्टिंग जो है वो असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा की गई। यहां तक सब ओके है? इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसके आगे क्या कुछ खास बात है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये तो कुछ प्रमुख बातें मैंने इससे संबंधित आपको बताई है और यहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जीएसटी स्लैब की हम बात करते हैं कि जीएसटी स्लैब कौन कौन सी है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं जीएसटी स्लैब रेट, जीएसटी स्लैब। अब ये जीएसटी स्लैब का क्या लफड़ा है? तो जीएसटी स्लैब रेट, आपने कौन कौन सी दरें जीएसटी पर सुनी है या देखी है? तो मेरे ख्याल से जो मैं बता रहा हूं इस पर आप हामी भरिएगा, क्योंकि यही दरें हैं मार्केट में फिलहाल। तो मैं निर्मला सीतारमण जी को फोन करके पूछ के आया हूं कि कौन कौन सी दरें हैं इस बार के बजट में। तो उन्होंने बताया कि नहीं 5 दरें हैं यार अपने यहां तो पहले से। तो मैंने कहा कि एक बार बता दो मैम, वो बच्चों को बताना है कल। तो उन्होंने मुझे बताया जीएसटी की स्लैब। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी की जो स्लैब है, कुछ किताबें 4 बताती है, कुछ किताबें 5 बताती है। तो 4 या 5 क्यों बताती है उसके बारे में भी मैं आपको खबर कर देता हूं कि 4 या 5 क्यों बताती। सबसे कम जीएसटी की जो स्लैब है मेरे साथियों, वो कौन सी पता है आपको? वो है 5%। सबसे कम जीएसटी लगता है 5%। ये सबसे कम है ना भैया, जीएसटी सबसे कम कितना लगता है, कितना परसेंट लगता है? तो 5% जीएसटी सबसे कम है। ये मिनिमम, क्या बोलेंगे आप इसको? मिनिमम टैक्स स्लैब है। मिनिमम टैक्स स्लैब 5% से कम जीएसटी किसी से नहीं लिया जाता। ठीक है, चलिए दूसरी बात मेरे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि 5% के अलावा फिर कौन सा है, तो मेरे साथियों 12%। 5% से ज्यादा जीएसटी जो है वो 12% है, लगता है बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। और उसके बाद में फिर है 18%, 18% जीएसटी भी लगता है। और उसके बाद में मेरे साथियों 28% जीएसटी भी लगता है। तो जीएसटी की स्लैब जो है मुख्य रूप से ये 4 है। ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जो 28% जीएसटी की स्लैब है ये मैक्सिमम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया मैक्सिमम जीएसटी स्लैब कितनी है वर्तमान में इंडिया में? तो ध्यान रखिएगा, ये है, ये मैक्सिमम 28 है और मिनिमम 5 है। ठीक है, पर बहुत सारी किताबें बताती है कि 0% भी जीएसटी की स्लैब है। जैसे कुलदीप जी ने बताया कि 0% को भी इन्होंने जीएसटी स्लैब में माना है। तो ध्यान रखिएगा, 0% को जीएसटी स्लैब में आमतौर पर नहीं माना जाता। फिर भी मैं बता दूं, अगर प्रश्न आए कि भारत में जीएसटी की स्लैब रेट कितनी है, स्लैब दर क्या है, कितनी है, और ऑप्शन में अगर 5 हो, 4 नहीं हो, तो फिर 5 को क्लिक करना है। तो 5, 12, 18, 28 ये जीएसटी स्लैब है। यह बात आपको ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जीएसटी के प्रकारों के बारे में। आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी ये सब सुना होगा ना मेरे दोस्त। तो आइए अब जीएसटी के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी या जीएसटी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी भी आप इसे कह सकते हैं। तो मैं यही लिखवा देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी का विभाजन इसे हम कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी हम इसे कहते हैं। ठीक है दोस्त, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं। जीएसटी का विभाजन, जीएसटी का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका क्लासिफिकेशन दरअसल 3 पार्ट में किया गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं जरा वो समझ लो। ये 3 पार्ट है मेरे दोस्त। सबसे पहला जो एक जीएसटी का प्रकार है इसका, वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, वो है आपका, ठीक है, वो कौन सा है? तो वो है आपका मेरे साथियों सीजीएसटी। क्या बोलते हैं? सीजीएसटी, सीजीएसटी।
और सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं इसको, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया जीएसटी, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सीजीएसटी के नाम से जानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इसे हम लोग सीजीएसटी कहते हैं, सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। दूसरा जो है, जो राज्य सरकार लगाती है, उसे हम कहते हैं एसजीएसटी, और इसे हम लोग सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं? तो स्टेट जीएसटी आप इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट जीएसटी। वैसे ही मेरे साथियों एक केंद्र शासित प्रदेश भी लगाती है, जिसे यूटी जीएसटी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? यूनियन टेरिटरी, या इसी को और आसान शब्दों में हम क्या कहेंगे? संघ शासित प्रदेश जीएसटी। तो यूनियन टेरिटरी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी आप इसे कहते हैं। और एक और है जीएसटी के क्लासिफिकेशन में ही, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम आपने सुना होगा, आईजीएसटी आप उसे कहते हैं, आईजीएसटी। और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेटेड जीएसटी हम इसे कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जीएसटी की जो स्लैब रेट है वो ये है, ठीक है। जीएसटी की जो स्लैब रेट है मेरे साथियों, वो आपकी कौन सी है? तो ये है जो मैंने आपको बताई है। ये सब की सब बातें आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग, यहां से प्रश्न आते हैं और हमें हल्के में इसको नहीं लेना है। तो भैया मैं इसको बता देता हूं क्या क्या मैंने बताया। मैंने ये बताया कि जीएसटी का जो हम कहें विभाजन है, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, वो कितने पार्ट में है? तो वो 4 पार्ट में है। एक बोलते हैं सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी भी आप इसे कह देते हैं। और दूसरा है एसजीएसटी, जिसका मतलब है स्टेट जीएसटी। सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगाती है, और एसजीएसटी जो है वो राज्य सरकार लगाती है। और यूटीजीएसटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाया गया जीएसटी। और एक है आईजीएसटी, जिसे इंटीग्रेटेड जीएसटी हम कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो टैक्स लगता है उसे यूटीजीएसटी कहते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आ रही बात समझ में? बढ़े आगे, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपका इसके अंतर्गत बता दिया। अब मेरे दोस्त ध्यान रखना, एक जो महत्वपूर्ण बात आपको लोगों को पढ़ना है, जहां से प्रश्न आते हैं, वो दरअसल जीएसटी काउंसिल है ना। अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं। जीएसटी काउंसिल, क्या बोलते हैं इसको? जीएसटी काउंसिल बोलते हैं, या इसी को सामान्य शब्दों में जीएसटी परिषद कहते हैं। हिंदी में किस नाम से जानते हैं इसको? जीएसटी परिषद। तो मेरे साथियों जीएसटी काउंसिल कह दो या जीएसटी परिषद कह दो, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल याद रखना या जीएसटी परिषद आप इसे कहते हैं मेरे दोस्त। ये थोड़ा सा आप समझ लेना जीएसटी काउंसिल क्या है। तो जीएसटी काउंसिल मेरे साथियों एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। तो जीएसटी काउंसिल जो है, इसका जिक्र संविधान के अंदर है, इसीलिए इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो संवैधानिक संस्था के नाम से जानते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से भी जानते हैं, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था आप इसे कहते हैं। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब यह है, अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल किस प्रकार की संस्था है, इसका नेचर कैसा है, तो इसका जो नेचर है, जिसे आप हिंदी में प्रकृति भी कहते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी है? तो संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है? क्योंकि इसका जिक्र संविधान के अंदर है। बोले कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है? भैया आर्टिकल कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 279A, ठीक है। पीयूष पूछ रहे सर जीएसटी क्या होता है? सर बता दीजिए ना। क्या ही बोलूं मैं तुमको, है ना बेटा। मैं भजन थोड़ी गाता हूं यहां डेली आके, या भजन गाता हूं? तुम ही खुद बता दो, भजन गाते हो सर आप? पढ़ाना छोड़ दूंगा, है ना। ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल मेरे साथियों ध्यान रखिएगा,
वो एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका जिक्र क्या कहां पर है, तो संविधान के अंदर है। दूसरी बात ध्यान रखना है मेरे दोस्त, जीएसटी काउंसिल की संरचना क्या है। संरचना का मतलब क्या होता है, संरचना का मतलब होता है इसका स्ट्रक्चर। जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो जीएसटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है जरा वो समझ लो। इसमें एक अध्यक्ष साहब रहते हैं। कौन रहते हैं मेरे साथियों, अध्यक्ष साहब। तो इसके इसके स्ट्रक्चर में एक चेयरपर्सन है, या जिसे आप चेयरमैन कहते हैं मेरे साथियों, अध्यक्ष, चेयरमैन है मेरे दोस्त, है ना, एक अध्यक्ष महोदय हैं जीएसटी काउंसिल में, और बाकी कुछ इसके सदस्य हैं। क्या बोलते हैं, सदस्य। और सदस्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, मेंबर, मेंबर बोलते हैं, मेंबर। ठीक है, मेंबर इसे हम कहते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें अध्यक्ष कौन होता है, अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है मेरे दोस्त, वह इसका अध्यक्ष होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वह कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। और अगर आपको पूछा जाए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताइए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो क्या जवाब देंगे आप लोग, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इसके पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। कौन थे, अरुण जेटली। तो याद रखना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अरुण जेटली थे मेरे साथियों, अरुण जेटली। तो यहां पर इस बात को भी लिख लेंगे, अरुण जेटली इसके पहले चेयरमैन थे। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसके कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि बता दीजिए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भैया इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, तो फर्स्ट चेयरपर्सन इनके कौन थे, अरुण जेटली, अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी जो है वो पहले अध्यक्ष थे इसके। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इनके, तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है केंद्र सरकार में, करंट में, बताइए जरा। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में या करंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है सेंट्रल में, तो निर्मला सीतारमण। क्या नाम है मेरे भाई, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ये वर्तमान में मेरे साथियों सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है। और एक बात और बता दूं, निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार क्या किया है, लगातार 9वीं बार मेरे साथियों बजट पढ़ा है। ध्यान रखिएगा, या हम कहें कि बजट प्रस्तुत किया है, एक ही बात है। अच्छा, सदस्य कौन होते हैं इसके, तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो सदस्य में क्या लिखेंगे, तो सदस्य में लिखेंगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, सभी राज्यों और यूटी के, यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी, यूनियन टेरिटरीज, ध्यान रखिएगा ये सब के सब इसके सदस्य। एक प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए जीएसटी काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मेरे दोस्त याद रखना इसके सदस्यों की संख्या 33 है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों पूछा जाता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो भैया निर्मला सीतारमण जी है। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 33 है, 33 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं। अरे मेरे चाओ, सुबह ज्योग्राफी की क्लास चलती है सीजीएल में 8 बजे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अगर पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल का गठन कब किया गया, पूछा जा सकता है ना कि जीएसटी काउंसिल का गठन कब किया, किसने किया, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी काउंसिल का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति महोदय जी जीएसटी काउंसिल का गठन करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय जो है वो जीएसटी काउंसिल का क्या करते हैं, गठन करते हैं। कब करते हैं, कब करते हैं, आओ बताता हूं।
कॉन्स्टिट्यूशन, गठन कह दो, कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे कह सकते हैं अंग्रेजी में, या स्टेब्लिशमेंट भी आप कह सकते हैं, जो आपको कहना है कह दो यार, स्थापना या गठन एक ही बात है ना। तो मेरे दोस्त राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी स्थापना या गठन किया गया, तो मैं लिखता हूं राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा ऐसा लिखेंगे, राष्ट्रपति जी द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन किया गया। कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 12 सितंबर 12 सितंबर 2016 इसको इसका गठन किया गया था। जीएसटी काउंसिल का गठन इस समय किया गया था। एक बात इंपॉर्टेंट है, और वो बात क्या है जरा वो समझना। वो बात जो है वो ये है कि ये जीएसटी काउंसिल करता क्या है। तो जीएसटी काउंसिल जो है, समझना मेरी बात को, ये जीएसटी काउंसिल क्या करता है, तो जीएसटी काउंसिल मेरे साथियों की ये बात करता है कि किन किन गुड्स और सर्विसेज को हमें जीएसटी के दायरे में रखना है, किसको जीएसटी के दायरे से बाहर करना है, आ रही बात समझ में, और किस पर कितना जीएसटी लगाना है। यह सारा काम जीएसटी काउंसिल का ही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, इसके कार्य क्या है। इसके कार्य क्या है। फंक्शन, इसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका कार्य क्या है। तो भैया जीएसटी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाना, कि किन किन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, किन किन को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाएगा, है ना। तो वस्तुओं पर जीएसटी का निर्धारण करना, ऐसा लिख लो, वस्तुओं पर जीएसटी का निर्धारण करना। ठीक है, ये इसका कार्य है। तो ये जीएसटी से संबंधित इतनी सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये आपको याद रखना। एक अंतिम बात आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, और वो क्या बात है कि जीएसटी के दायरे से कौन कौन सी वस्तुओं को बाहर रखा गया है। तो जीएसटी के दायरे से बाहर की वस्तुएं, या ऐसा लिखें, ऐसी वस्तुएं जिन पर जीएसटी नहीं लगता हो। ऐसी वस्तुएं जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। ऐसी वस्तुएं जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो आपको पता है ऐसी वस्तुएं कौन कौन सी है जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात, स्टाम्प सेल, स्टाम्प बिक्री आप इसे कहते हैं, स्टाम्प बिक्री, जो स्टाम्प बिकते हैं ना, स्टाम्प सेल बोलते हैं इसको। ये स्टाम्प सेल, ये राज्य सरकार इस पर टैक्स लेती है। जैसे आप नोटरी वोटरी कराने जाते हो, है ना, तो आपसे जो राज्य सरकार, मेरे साथियों, जो नोटरी 500 रुपए के नोट, 500 रुपए का पेपर आता है, पहले लिखा रहता था, है ना,
उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोल देते हैं। ये सब जो है मेरे साथियों ये राज्य सरकार के द्वारा लगती है। चलिए बहुत बढ़िया, श्रीराम चौधरी कह रहे हैं 100% रिकॉर्डेड क्लास है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। और बताएं, आपके कमेंट ही देखता रहूं बेटा, है ना, आप ही की बात कर लेता हूं। चलो, पढ़ने नहीं आते सब बच्चे हैं, ये बात तो तय है ना। और जो पढ़ने आता है ना वो कमेंट करता ही नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा, इस बात से क्या होगा कि 100% रिकॉर्डेड क्लास है, तो कुछ होगा इस बात से? बहुत अच्छे, पढ़ो बेटा पढ़ो, क्योंकि आपसे आपके ही रिश्तेदार ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि बेटा तुमने पढ़ाई की थी या तुम ये चेक कर रहे थे कि रिकॉर्डेड है कि नहीं है, ठीक है। वो क्या पूछेंगे पता है? वो ये पूछेंगे रिजल्ट किधर है बेटा, वो पूछेंगे रिजल्ट। बाकी पढ़ो, अच्छी बात है, ना पढ़ो और अच्छी बात है, दूसरों को मौका मिलेगा जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान रखना मेरे दोस्त। दूसरा है कच्चा तेल। जो कच्चा तेल है ना, जिसे आप क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड ऑयल, इसे क्रूड ऑयल बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं मेरे साथियों। इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। क्रूड ऑयल या कच्चा तेल पर जीएसटी नहीं लगता है। अफीम और तंबाकू पर भी जीएसटी नहीं लगता है। अफीम और तंबाकू, ठीक है। तो अफीम और जो टोबैको प्रोडक्ट है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। आपका पेट्रोल पर भी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। पेट्रोल पर भी जीएसटी नहीं लगता है। डीजल पर भी नहीं लगता है। पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता है, डीजल पर नहीं लगता है। और आपका नेचुरल गैस, जो सीएनजी पीएनजी ये सब गैस है ना मेरे साथियों, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, जिसे हम प्राकृतिक गैस भी कह देते हैं या नेचुरल गैस भी कह देते हैं, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नमक पर लगता है जीएसटी, तो मैं लिख रहा हूं प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस को हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस जो है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। शराब पर लगता है शराब पर भी नहीं लगता, लिख लो जीएसटी, है ना। अल्कोहल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अल्कोहल, अल्कोहल या शराब, इन सब पर राज्य सरकार अभी टैक्स ले रही है ना, तो इन पर जीएसटी नहीं लगता। शराब पर भी नहीं लगता। लेकिन ध्यान रखना, जो अल्कोहल होता है ना, विशेष रूप से अल्कोहल का प्रयोग जो है दवाइयों के रूप में किया जाता है, जैसे खांसी वांसी की दवा, उनमें भी कुछ परसेंट में जीएसटी वो रहता है, अल्कोहल रहता है, उस पर जीएसटी लगता है। आप कभी भी मेडिकल पर जाओगे तो जीएसटी लेंगे, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जीएसटी से संबंधित बात भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम, अच्छा ठीक है, अंजलि एक प्रश्न पूछ रही, इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? अंजलि, जैसे उदाहरण के लिए कोई वस्तु गुजरात में बनी है, किसी भी वस्तु को गुजरात में मैन्युफैक्चर किया गया है, वो वस्तु तेलंगाना जा रही है, तो गुजरात में बनी तेलंगाना जाएगी तो कैसे होके जाएगी? वो गुजरात से महाराष्ट्र जाएगी, महाराष्ट्र से फिर कहां जाएगी? वो तेलंगाना जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये जो बहुत सारे राज्य है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, 3 राज्य आ गए। ये 3 राज्य जो है, इनके बीच में क्या बटेगा? जीएसटी बटेगा, ठीक है। इनके बीच में जीएसटी बटेगा। तो ये है मेरे साथ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच लगने वाला जो जीएसटी है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अगली बात करते हैं मेरे साथियों, ये तो सारी जीएसटी से संबंधित बात हो गई। अच्छा, एक और बात छूट गई है भाई, जीएसटी आईएन नंबर।
बहुत सारे लोग जीएसटी रिटर्न करवाते हैं, तो उसके लिए जो बड़ी बड़ी दुकान वाले लोग हैं ना, वो जीएसटी आईएन नंबर मांगते हैं। तो जीएसटी आईएन नंबर या जीएसटी आईएन आप इसे कहते हैं, दरअसल ये है क्या लफड़ा, वो जरा समझ लो। जीएसटी आईएन का जो फुल फॉर्म है वो है क्या? तो मेरे दोस्त, इसका जो फुल फॉर्म है वो है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका फुल फॉर्म याद रखना, हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ ले, और ये कितने अंकों का होता है ये भी पूछ सकता है। तो ये 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। कितने का होता है? 15 डिजिट का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब एक नया पार्ट मैं ले रहा हूं, जो कि आज का आपका टॉपिक भी है, जिसका नाम क्या है? गरीबी और बेरोजगारी। तो गरीबी और बेरोजगारी मेरे साथियों, हेडिंग डालेंगे सभी, गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी। क्या है गरीबी और बेरोजगारी के बारे में वो जरा समझेंगे। तो गरीबी और बेरोजगारी का टॉपिक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे इसको? पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी के बारे में हम इसको जानते हैं। तो क्या होता है गरीबी और क्या होती है बेरोजगारी, ये भला हमसे अच्छा कौन जान सकता है फिलहाल, है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये हमसे अच्छा कौन जान सकता है गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है, क्या होती है। चलिए, यहां तक एक बार कमेंट करके बता दो कि यहां तक सब ओके है। अगर यहां तक सब ओके है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार बताएं सब लोग, यहां तक सब ओके है क्या? एक बार बता दे मेरे दोस्त, तो सभी लोग बता दो यार, ऐसा मत करो, ठीक है। बढ़े आगे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, है ना? सुना आपने वो? नहीं सुना? कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि आप नहीं सुनोगे तो बिल्कुल हाय मैं शर्म से लाल हो गई। कोई बात नहीं, कोनो बात नहीं भाया। बहुत बढ़िया, आइए, गरीबी क्या है, गरीबी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले सबसे पहला हेडिंग डालूंगा मैं, गरीबी। क्या है गरीबी मेरे साथियों? पुअर्टी हम इसे बोलते हैं। तो पुअर्टी इज अ सिचुएशन, गरीबी एक स्थिति, एक दशा है मेरे साथियों। क्या होता है गरीबी में? तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो फंडामेंटल नीड्स है उसकी, या बेसिक नीड्स से है, उसको भी वो क्या करता है? प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वही स्थिति जो है वो क्या है? गरीबी है। तो मैं यहां पर लिखता हूं गरीबी, गरीबी हम इसे कहते हैं पुअर्टी। क्या बोलेंगे इसको? पुअर्टी बोलेंगे। तो भैया पुअर्टी क्या है? तो एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन है मेरे साथियों, दशा है, एक स्थिति है, एक दशा है, दशा। दशा समझते हैं? दशा, दशा का मतलब होता है कंडीशन उसकी, स्थिति की हम बात करेंगे, स्थिति उसकी, या इसी को अंग्रेजी में सिचुएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिचुएशन, सिचुएशन। कैसी सिचुएशन है भैया? आपने कहा कि गरीबी एक सिचुएशन है, बोले कैसी सिचुएशन? तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो व्यक्ति है मेरे साथियों, उसको उसको मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं मिल पाती है।
अब ये क्या लफड़ा है जरा बता दो, तो वो बताऊंगा, डोंट वरी। एक ऐसी दशा या एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति मूलभूत जरूरतों, अब मूलभूत जरूरतें क्या होती है, तो मूलभूत जरूरतों को आप फंडामेंटल नीड्स कह सकते हैं, बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं, मैं लिखवाऊंगा अंग्रेजी में, डोंट वरी, ठीक है। मूलभूत जरूरतें फंडामेंटल या बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती है, तो रोटी कपड़ा मकान। आई एम राइट, यस और नो? तो रोटी मेरे साथियों, रोटी एक मूलभूत आवश्यकता है, सबसे ज्यादा जरूरी है रोटी। तो रोटी के बाद में फिर कपड़ा आएगा, फिर कपड़ा जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा रोटी पहले जरूरी है। नंगा व्यक्ति होकर के खाना ढूंढ सकता है, मतलब भिखारी जो है वो नंगा मिल जाएगा आपको, भूखा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, भूखे नहीं मर सकता वो। तो रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और एक और क्या चीज है मेरे साथियों, मकान। ये दरअसल आपकी जो है मेरे साथियों, इसे हाउस आप कह दे, ये आपकी क्या है मेरे साथियों, ये फंडामेंटल नीड्स है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड्स है रोटी। मैंने आपको अभी बताया कि भिखारी जो है वो आपसे भीख मांगेगा तो ये नहीं कहेगा कि एक कार दे दो, एक बंगला दे दो रहने के लिए, या फिर एक जोड़ी कपड़ा दे दो। वो क्या बोलेगा, खाना दे दो, क्योंकि खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने मैनेजमेंट विषय पढ़ा होगा तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है अब्राहम मास्लो, या मोस्लो बोल देते हैं उनको। उन्होंने दरअसल मोटिवेशन के सोपान क्रम बताए हैं। सोपान क्रम मतलब हैरार्की। तो हैरार्की में यही बताया उन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति है ना, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले चाहिए मेरे साथियों रोटी। रोटी चाहिए, पहले पेट भरेगा वो, पेट भरने के बाद में वो क्या करेगा, पेट भरने के बाद में वो सोचेगा कि अब कपड़ा पहन लेता हूं। और जब पेट भर जाएगा, कपड़ा पहन लेगा, कपड़े खूब सारे हो जाएंगे उसके पास में, फिर सोचेगा अब मैं मकान ले लेता हूं, छत ढूंढ लेता हूं। आ रही बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसी को बेसिक नीड्स आप कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं इसके बारे में मेरे साथियों कि गरीबी जो है वो एक स्थिति है ना। गरीबी एक दशा या स्थिति है जिसमें व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं रोटी कपड़ा मकान से भी क्या होता है, वंचित रहता, मतलब उसके पास में ये चीजें भी नहीं होती है। तो ये जो स्थिति ये क्या कहलाती है, गरीबी कहलाती है। कोई दिक्कत आपको किसी को? ठीक है, इसको मैं लिखवाऊं तो नहीं ना कि गरीबी एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो है आपके मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रहता है, ऐसा तो कुछ आप मुझसे उम्मीद नहीं कर रहे हो ना कि सर ऐसा लिखवाइए। ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, यहां से प्रश्न नहीं आएगा। वो जो प्रश्न आएगा वो भाव आएगा, और वो भाव मैंने आपको समझा दिया है। इस भाव को आप लिख सकते हो तो लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं गरीबी के प्रकारों के बारे में कि गरीबी के कितने प्रकार है। आपको पता है गरीबी के दरअसल दो प्रकार है। टाइप्स ऑफ पुअर्टी की हम बात करें, इसके टाइप्स कितने हैं, तो गरीबी के दरअसल दो प्रकार है। बोले गुरुजी दो प्रकार? जी हां, दो प्रकार। बोले गुरुजी क्यों मजे ले रहे हो, दो प्रकार बताओ ना जल्दी जल्दी। हाँ बताता हूं भाई, बताता हूं। गरीबी के दो प्रकार है। एक को हम कहते हैं सापेक्ष गरीबी। क्या बोलते हैं इसको, सापेक्ष गरीबी। और सापेक्ष गरीबी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिलेटिव पुअर्टी। रिलेटिव पुअर्टी आप इसे कहते हैं। सापेक्ष गरीबी का मतलब क्या है, रिलेटिव पुअर्टी आप इसे कहते हैं, सापेक्ष गरीबी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्या होती है। और दूसरा एक प्रकार है जिसे आप कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। क्या बोलते हैं इसको, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट पुअर्टी, निरपेक्ष गरीबी। और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पुअर्टी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पुअर्टी। तो मेरे दोस्त, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, ये दो प्रकार की गरीबी होती है। सापेक्ष गरीबी में क्या होता है, तो सापेक्ष गरीबी में तुलना होती है, कंपैरिजन होती है, रिलेशन बताया जाता है। तो इसमें लिखेंगे इसमें तुलना की जाती है, इसमें तुलना की जाती है। तुलना किस चीज की जाएगी पहले वो समझ लो। मैं अपनी तुलना किससे करूं, मोहन यादव जी से कर लूं, नहीं डर लगता है उनसे, तो है ना। मोदी जी से कर लेते हैं, मोदी जी से नहीं लगता। मोहन जी से इसलिए लगता है क्योंकि मैं एमपी का ही हूं, और मैं भी उज्जैन का ही हूं जहां से वो है। तो बड़ा टेंशन होता है, नाम लेने में भी सोचना पड़ता है। लेकिन भाई साहब बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं।
तो सुनिएगा मेरी बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी से अगर मैं अपनी तुलना करूं, हालांकि मैं क्या ही तुलना करूं, वो मतलब अभी देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, ठीक है, तो इसलिए माननीय शब्द का प्रयोग हम लोग यहां करेंगे। बाकी ऐसा मत समझना कि मैं मोदी भक्त या फिर ऐसा कुछ है ना, ये मेरी अपनी निजी विचारधारा जरूर हो सकती है, लेकिन मैं आपके ऊपर इसको नहीं थोपूंगा या ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे ऐसा कोई प्रभाव पड़े। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि जैसे मैं तुलना करूं मोदी जी से, कि मोदी जी के पास तो कार भी है, मोदी जी के पास तो 10 करोड़ रुपए रखे हैं, और मेरे पास तो 10 करोड़ भी नहीं है, मेरे पास तो कार भी नहीं है। फिर मैं तुलना करूं मेरे साथियों राहुल गांधी जी से, कि राहुल गांधी जी के पास तो वो टी शर्ट भी है सफेद कलर की जिसको पहन के वो भारत जोड़ो यात्रा कर लेते हैं, मेरे पास तो वो टी शर्ट भी नहीं है। वो टी शर्ट भी मेरे ख्याल से 5-6 हजार रुपए की तो होगी। आ रही बात समझ में? अब मेरे पास तो 100 रुपए वाली टी शर्ट है, तो मैं तुलना करूंगा ना, मैं कहूंगा राहुल गांधी जी के पास तो पता नहीं कब का पैसा बहुत सारा रखा है, मेरे पास तो वो पैसा भी नहीं है। मतलब मैं कंपैरिजन किस चीज की कर रहा हूं यहां पर, तो ध्यान रखिएगा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं यहां पर इनकम की, कि वो ज्यादा कमाते हैं मैं कम कमाता हूं। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं रिसोर्सेस की, रिसोर्सेस का मतलब है संसाधनों की। आ रही बात समझ में? क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि यार उनके पास तो कार है, मेरे पास तो कार भी नहीं, उनके पास तो हेलीकॉप्टर है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, ठीक है, तो एक कंपैरिजन हो रही है, इनकम की कंपैरिजन हो रही है। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखो मेरा 100% ये भाव रहता है कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, भाड़ में जाओ ये सब चीजें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। मेरा मतलब केवल इतना ही है कि आपको हर चीज समझ में आए, ठीक है। 45K तक है? अच्छा सूरज जी 45K है, व्हाट इज योर इनकम, ये क्या होता है? सर पहले लोग सभा में बिल पारित होता है। रितेश भाई ऐसा जरूरी नहीं है, शायद पॉलिटी आपका कमजोर है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पहले बिल पारित होगा, ठीक है। चलिए आइए जरा इधर आते हैं। आयुष गुप्ता क्या पूछ रहे हैं, सर GSTIN नंबर कैसे मिलता है? अरे भाई ऑनलाइन करना पड़ता है, उसके लिए प्रोसेस है एक, है ना। चलिए आइए जरा, मैंने क्या बताया, सापेक्ष गरीबी में या रिलेटिव पुअर्टी में हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस चीज की? तो ध्यान रखिएगा, इसमें लिखेंगे, इसमें आय और वितरण की तुलना होती है, इसमें आय और वितरण, इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आय और वितरण, इसको हम बोलते हैं इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आय और वितरण की तुलना होती है या की तुलना की जाती है, ऐसा आप समझ गए होंगे अब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। इसमें आय और वितरण की तुलना की जाती है, यह आपका सापेक्ष गरीबी में आएगा। तो अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ जाएगा कि सर इसको मापते कैसे हैं सापेक्ष गरीबी को? तो सापेक्ष गरीबी को मापने का हमारे पास में 2 इकाई है, ध्यान रखिएगा। इसका जो मेजरमेंट है या मापन है, सापेक्ष गरीबी का जो मेजरमेंट है ना मेरे साथियों, वो कितनी विधियों से किया जाता है। तो इसका मेजरमेंट मेरे दोस्त 2 विधियों से किया जाता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक को हम कहते हैं गिनी मल्टीप्लायर, गिनी गुणांक आप इसे कहते हैं, ठीक है, गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट भी आप कहते हैं इसको, गिनी गुणांक लिख लो इसको, और इसको अंग्रेजी में गिनी मल्टीप्लायर भी आप कहते हैं, गिनी मल्टीप्लायर। और एक और है मेरे साथियों जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व, या इसी को हिंदी में बोलते हैं लॉरेंज वक्र। प्रोफेसर लॉरेंज कर्व या प्रोफेसर लॉरेंज के द्वारा यह वक्र दिया गया था सापेक्ष गरीबी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और मैंने क्या क्या बताया मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, आपको दिक्कत हो। सुनिएगा मेरी बात को, मैंने यह बताया कि गरीबी क्या है, तो गरीबी
एक दशा है, एक सिचुएशन है, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, गरीबी क्या है? तो गरीबी एक दशा है, एक सिचुएशन है। और कैसी सिचुएशन? तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गरीबी कहते हैं। वो दशा क्या है? गरीबी है। गरीबी के प्रकारों की अगर बात की जाए तो गरीबी के दो प्रकार है। एक को हम बोलते हैं रिलेटिव पुअर्टी, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पुअर्टी। रिलेटिव पुअर्टी जो है वो क्या है, जरा वो समझना। रिलेटिव पुअर्टी जो है मेरे साथियों, वो क्या होती है उसके बारे में जरा समझना कि क्या होती है। जरा एक बार 1 मिनट सुनना जरा मेरी बात को। मैंने ये बताया कि गरीबी दो प्रकार की है। एक को हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी, दूसरे को हम क्या कहते हैं? तो निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी का मतलब क्या है, जरा वो समझो मेरे दोस्त। सापेक्ष गरीबी कहते किसे हैं? तो मैं ये कह रहा था कि सापेक्ष गरीबी जो है उसमें हम तुलना करते हैं। तुलना किस चीज की? तो ध्यान रखिएगा, उसमें तुलना करते हैं इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन की, आय और वितरण की हम तुलना करते हैं कि यार वो इतना कमाता है, मैं तो इतना ही कमाता हूं। तो ये सापेक्ष गरीबी के बारे में है। बाकी अब निरपेक्ष गरीबी के बारे में कल पढ़ेंगे और बेरोजगारी के बारे में भी कल पढ़ेंगे। तो कल ये लास्ट क्लास होगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं ना। अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब मैं आपके डाउट्स को लूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपके डाउट्स को लेने वाला हूं। अब बताइए मेरे दोस्त, आप लोग कोई डाउट हो तो आपका किसी का? सभी लोग बता देंगे भैया, जिसके जिसके जो जो डाउट है। जिसका भी जो डाउट है पूछ लीजिए। मैं आप लोगों को डाउट्स सॉल्व करवा देता हूं कि क्या कुछ किसी किसी के डाउट हैं, कहां कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। सर, पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं लगता? यार, राज्य सरकार ने अभी मना कर रखा है कि नहीं हम लेंगे जीएसटी, ठीक है। ओके, हाँ, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। उम्मीद है ये स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन में खूब अच्छे से प्रगति करें आप लोग, और ऐसी स्वतंत्रता आप पाएं जिसमें आप खूब पैसा कमाएं और खर्च करने की स्वतंत्रता आप लोगों को हो। कोई रोकना नहीं चाहिए यार। मैं भी यही सोचता हूं कि यार कोई व्यक्ति अगर टोका टक्की करेगा, चाहे पेरेंट्स ही हुए, कि यार बेटा ये मत करो वो मत करो, तो अच्छा नहीं लगता यार। फिर थोड़ा कमाएंगे ना खुद, फिर खर्च करेंगे, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? हे भगवान, जीएसटी का फुल फॉर्म लिखा रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम इसे कहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।